गुड इवनिंग अंकित, हाउ आर यू? अंकित कैसे हो? अंकित जी सर। कैसे हो? ठीक है सर। शुरू करें आज का क्लास? सर एक मिनट सर, ज्वाइन हो रहा है सर, ज्वाइन हो रहा है, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे जो सिलेबस है उसमें अध्याय 9 है और जी। यह एक कहानी है। इसका शीर्षक है बिच्छी बुआ और यह कहानी लिखा गया है डॉक्टर लक्ष्मण विश्व वटरोही के द्वारा। सबसे पहले लेखक का परिचय देखते हैं। लेखक परिचय। हिंदी साहित्य में डॉक्टर लक्ष्मण सिंह बिष्ट विद इन ब्रैकेट वटरोही का स्थान अपना विशेष महत्व रखता है। अपने हिंदी साहित्य में कहानी विधा के अंतर्गत अनेक कहानियों के माध्यम से अपने विचारों को पाठकों तक पहुंचाया है। कहानी की वास्तविकता को सरल व सुलभ भाषा में पाठकों तक पहुंचाना और लेखनी ऐसी कि पाठकों को भी लेखक के विचारों को समाहित कर लेना, यही आपकी विशेषता है। इस पाठ का जो सारांश है वह ये है, इस कहानी का सारांश, कि एक पहाड़ी गांव जो कि सौर फटक में रहने वाली एक 35 वर्षीय निहायत ही टिपिकल पहाड़ी औरत बिच्छी बिच्छी बुआ के केंद्र बिंदु मानकर लिखी गई है। बिच्छी बुआ कौन है? एक पहाड़ी औरत है जो कि टिपिकल पहाड़ी औरत है और 35 वर्ष की महिला है। तो अब उस गांव का वर्णन किया गया है। पहाड़ी गांव सौर फटक। यह कहानी एक पहाड़ी गांव की है जिसका नाम है सौर फटक। रोजगार योजना के गांव में प्रवेश के साथ ही नए नाम का आगमन हुआ, शहर फाटक। मेरे भाषा वैज्ञानिक मित्र बताते हैं ऐसा हमेशा होता है। राजकीय संरक्षण प्राप्त भाषा हमेशा ही शेष भाषाओं को लीन कर जाती है। कहने का मतलब यहाँ कहा जा रहा है, जैसे अशोक है तो अशोक कहते हैं हम लोग राजा अशोक, लेकिन उसको क्या कहा जाता है? अशोका दी ग्रेट, अशोका। तो उसी तरह से ये जो सौर फटक है, सौर फटक का नाम क्या हो गया? शहर फाटक। तो शहर फाटक था, शहर का जो फाटक होता है, और बाद में उसका नाम हो गया सौर फटक। जैसे बहुत सारा ऐसा नाम है, आप जैसे उसको लीजिएगा तो नाम कुछ रहता है और लोग बोलते कुछ और है। तो वही बताया जा रहा है कि राजकीय संरक्षण प्राप्त भाषा हमेशा ही शेष भाषाओं को लील कर जाती है। मित्र महोदय बताते हैं कि किसी जमाने में ब्रज भाषा राज करती थी और खड़ी बोली गंवारों की बोली समझी जाती थी, मगर
राजधानी के दिल्ली बनते ही खड़ी बोली ने राजभाषा को मथुरा वृंदावन तक ही समेट कर रख दिया। फिर नया जमाना आया तो सारी भारतीय भाषाएं अंग्रेजी के इशारों पर नाचने लगी। पूरम का पूरा जैसे पूरम है, जैसे कांचीपुरम है, ठीक है, या और भी इस तरह से पूरम करके बहुत सारा आता है, स्टेशन वगैरह सुना होगा आप लोगों ने, तो उसको पूरा कर दिया गया। अशोक को अशोका कर दिया गया। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अंग्रेजी ने कर सेवा को कार सेवा बना दिया। कर सेवा मतलब टैक्स से रिलेटेड जो भी है सर्विसेज, उसको क्या कर दिया, कार सेवा। लगभग इसी तरह हिंदी ने अपनी बेटी कुमाऊनी के शौर फटक को बदलकर शहर फाटक बना डाला। नाम था एक्चुअल में शौर फटक, लेकिन उसको लोगों ने क्या कर दिया, शहर फाटक। अर्थ ही इतना बदल डाला कि दूर दूर तक दोनों के बीच कोई संबंध ही नहीं रहा। कुमाऊनी में शोर का अर्थ है ससुर, जबकि हम लोग देखिए शोर मतलब क्या समझते हैं, हल्ला गुल्ला चिल्लाना, वो हो गया शोरगुल। लेकिन उसका कुमाऊनी भाषा में, कुमाऊनी जो है ना एक्चुअल में वो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट साइड में पड़ता है, ठीक है, और उसका मतलब गढ़वाल पहाड़ी, ये क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश से कट के कौन सा राज्य बना है जी, हिमाचल प्रदेश, उसी 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 प्रांत का लगता है ये स्टोरी है। और जो है मतलब शौर फटक को बदलकर शहर फाटक बना दिया। शोर का मतलब जैसे कि शोरगुल होता है, परंतु कुमाऊनी में क्या होता है, ससुर ससुर हो जाता है। और फटक का अर्थ है कूद। कहाँ ससुर की कूद, कहाँ शहर का फाटक। एक्चुअली में शहर का फाटक है, लेकिन वहां के हिसाब से क्या हो गया, ससुर की कूद। इस प्रकार कभी कभी सरकारी पत्रों में अर्थ का अनर्थ या फिर अर्थ ही बदल जाता है। गांव में नेहरू रोजगार योजना का आगमन। एक पहाड़ी गांव जिसका मूल नाम शौर फटक था, यह नेहरू योजना के अन्य गांवों के साथ ही इस गांव में क्रियान्वयन के पश्चात बदलकर शहर फटक हो गया। इस गांव में बिच्छी बुआ नाम की एक पहाड़ी औरत रहती है, जिसकी उम्र महज 35 वर्ष है, किंतु जिंदगी का अनुभव ऐसे है जैसे वह 35,000 वर्ष का जीवन जी चुकी है। किताबी ज्ञान के मामले में वह निरी अज्ञानी है, किंतु जीवन की शिक्षा 35,000 वर्ष की है। किसी बिच्छी बुआ के केंद्र में कहानी पलती रहती है। मतलब अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान पढ़ी लिखी तो नहीं है, परंतु उसे दुनियादारी का बहुत ज्ञान है। अब उनकी जो विशेषताएं हैं, यह एग्जाम में आ सकता है कि बिच्छी बुआ की चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं, वर्णन करें। तो ये सब विशेषताएं हैं। बिच्छी बुआ कौन है, एक ग्रामीण एवं पहाड़ी क्षेत्र की महिला है। उसकी उम्र तो महज 35 वर्ष है, किंतु वह दुनियादारी का काफी अनुभव ले चुकी है। तभी तो उसके बारे में कहा गया है कि वह पहाड़ी औरत का 35,000 वर्षों का जीवन जी चुकी है। अपने कर्तव्यों के प्रति वह पूर्णतः भिज्ञ है तथा उन्हें पूरी तरह निभा भी रही है। अपने घर परिवार के सारे कार्यों को वह पूरी निष्ठा के साथ पूरा कर रही है। बिच्छी बुआ के अंदर एक चंचल लड़की भी छिपी हुई है। उम्र से तो 35 वर्ष आयु है, परंतु जो उसका मन है उसमें एक लड़की का भी मन छिपा हुआ है, ठीक है। तो लड़की भी छिपी हुई है, तभी तो जंगल जाते समय पहले तो धीरे धीरे गुनगुनाना, किंतु जंगल शुरू होते ही जोर जोर से नाचने गाने लगती है। खेतों में काम करते समय गांव की अन्य बहुओं के साथ अपने सुख दुख की बातें भी करती है। गांव एवं समाज की अच्छाई और बुराई के प्रति जागरूक होना, तभी तो रोजगार योजना के परिणाम में गांव में फैलती बुराइयों जैसे शराब का बढ़ता प्रचलन, युवाओं का शहरों की ओर पलायन, युवक युवतियों में नए फैशनेबल परिधानों का बढ़ता चलन आदि के खिलाफ खुलकर सामने आई और गालियां देने लगी। परिधान का मतलब क्या होता है अंकित?
जी सर। परिधान मतलब क्या होता है? परिधान परिधान मतलब पहला, सबसे पहले। नहीं, परिधान का मतलब होता है अंग्रेजी में जिसको ड्रेस बोलते हैं, कपड़ा, परिधान, फैशनेबल कपड़ा। ठीक है। तो बिच्छी बुआ की जो दिनचर्या है वो इस प्रकार है। बिच्छी बुआ जब 5 वर्ष की थी तब से वह भोर होने से पहले चिड़ियों का पहली कूक के साथ उठ जाती है। उठ करके क्या करती है? गाय भैंसों के गोठ में जाकर गोबर समेटने लगती है, दूध दोहती है, गांव के पोखर से पानी की गगरी भर कर लाती, फिर अपने नित्य कर्मों से जैसे दूध गर्म कर परिवार के सभी पुरुषों को देना, बच्चों को दूध देना आदि से निवृत्त होकर अपनी कमर में दराती खोस कर जंगल की ओर चली जाती, जंगल से घास काट कर लाती, उसके बाद अपने रसोई में कार्य में लग जाती, परिवार के सभी सदस्यों को खाना खिलाने के बाद स्वयं खाना खाने के पश्चात रसोई से निवृत्त होकर खेतों में निराई गुराई करने चली जाती, जहां उसके जैसी अन्य बहुएं मिलकर आपस में सुख दुख की बातें कर अपने तन मन की थकान दूर करती तथा खेतों से उखाड़ी गई खरपतवार लेकर अपने घर लौटती, और यदि दिन ढलने में देर होती तो अपने बच्चों के बालों से लीख जुएं, जू का जो बच्चा होता है उसको लीख बोलते हैं, ठीक है, साफ करने लगती। उसी प्रकार उसी समय बिच्छी बुआ के पति और ससुर कड़वे के तेल, कड़वे का तेल मतलब होता है सरसों का तेल, कड़वे के तेल की बोतल तथा कंधे पर पिसान का थैला, पिसान का थैला मतलब जो गेहूं पिसवाना है, गेहूं पिसाने वाले मशीन के पास थैला रखे लौटते हुए नजर आ जाते। इस प्रकार बिच्छी बुआ की दिनचर्या चलती रहती थी। अब नेहरू रोजगार योजना का प्रभाव देखिए इस गांव में क्या है। सो परिवर्तन व आधुनिकता की चकाचौंध में गांव में नेहरू रोजगार योजना, अभी जैसे मनरेगा योजना सुना है आपने अंकित? अंकित, नहीं सर। मनरेगा योजना के तहत ऐसा है कि गारंटीड आपको 180 दिन है कि कितना दिन, उतना दिन का रोजगार मिलेगा। चाहे आपको नहर खोदने का काम मिले, रोड पर काम, माने रोड जो बन रहा है उसमें काम मिले, सरकार का ये जिम्मेदारी है कि मनरेगा स्कीम के तहत सभी युवकों को या जिन्हें भी काम की जरूरत है उन्हें काम दिया जाए। तो इसी प्रकार से पहले नेहरू रोजगार योजना हुआ करता था। परिवर्तन व आधुनिकता के चकाचौंध में नेहरू रोजगार योजना आने के बाद इतना बदलाव आ गया कि लोगों को भैंसों के लिए सब्सिडी मिलने लगी। अनुदान, सब्सिडी मुझको हिंदी में बोलते हैं अनुदान। संबंधित अधिकारी को उसका कमीशन देने पर, अभी देखिए सब्सिडी कब मिलेगा? जब जो रिलेटेड ऑफिसर है उनको घूस दीजिए, कमीशन दीजिए। एक ही भैंस पर कई कई बार ऋण मिल जाता था। बिच्छी बुआ के पति और ससुर जो शाम को घर लौटते समय कड़वे के तेल की बोतल साथ में लाते थे, मालिश कर अपनी थकान मिटाने के लिए वे अब उसकी जगह शराब की बोतल लेकर आते नजर आने लगे थे। कहने का मतलब जो अधिकारी है उनको घूस देकर और एक ही भैंस पर कई कई बार सब्सिडी लेने लग गया। तो सब्सिडी जब आने लग गया यानी कि पैसा आने लग गया, तो पैसा जो कि पहले जो करू तेल या सरसों का तेल जो ले करके लौटते थे, अब वो क्या लाने लग गए? शराब लाने लग गए। गांव का नाम शौर फटक से शहर फाटक अर्थात शहर का दरवाजा हो गया, जो कि स्वयं बिच्छी बुआ ने रखा था, किंतु वह स्वयं इसका अर्थ भूल चुकी थी। वह यह भी भूल चुकी थी कि इन दोनों शब्दों शौर फाटक और शहर फाटक में क्या अंतर है। अब यहां से आप पढ़िए तो अंकित, गांव में नेहरू रोजगार योजना।
नेहरू रोजगार योजना का प्रभाव। उसका सेकंड पैराग्राफ, गांव में नेहरू रोजगार योजना गांव को में इसी नेहरू क्षेत्र। रोजगार योजना को किसी भी क्षेत्र के कुछ शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियां लाए थे। अर्थात रोजगार के विभिन्न अवसरों, शासन से ऋण, सब्सिडी सुविधा, हरित क्रांति, वन तथा पर्यावरण, परिवार नियोजन, शराबबंदी, लघु उद्योग आदि सुविधाओं का माध्यम से सौर फाटक या शहर फाटक के लोगों को इस योजना की जानकारी मिली थी। प्रारंभ में तो ये बातें गांव में किसी की भी समझ में नहीं आई थी, किंतु ये शहरी युवा जब गांव के दो चार और युवाओं को अपने साथ ले गए तो उन्होंने ये सुविधाएं गांव में सब भेजी, तो लोगों को इसकी जानकारी मिलने लगी। अब यह बात अलग है कि गांव में जो युवा शहर जाकर इन सुविधाओं को गांव में भेजते, वे स्वयं वापस गांव नहीं लौटते, वे शहर में ही बस गए। कहने का तो मतलब, गांव से जो शहर चले गए युवा, वो शहर की चकाचौंध में जाकर के खो गए। अब गांव में तो असुविधा है, और परंतु शहर में सुविधा है, बिजली है, पानी है, रोजगार है, हर तरह का सुविधा है। तो एक बार जो शहर चले गए, वो फिर गांव की ओर वापस नहीं आए, हुए शहर में ही जाकर के बस गए। शहरी युवाओं ने गांव में आकर गोष्ठियां की, गोष्ठियां मतलब मीटिंग की, हड़ताल आंदोलन के बारे में जानकारी दी, और इन तरीकों के माध्यम से किस प्रकार विभिन्न सुविधाएं प्राप्त की जा सकती है, उनका प्रयोग किया। मतलब हमारी मांगे पूरी करो, ये सब किया, और आंदोलन किया, तो क्या हो गया कि अब सुविधा गांव में भी आने लग गया। ठीक है, आगे पढ़िए। वे शहरी युवा हर बार शहरी गांव आते। रोजगार योजना के अंतर्गत मिलने वाली श्रम सुविधाएं की जानकारी दी तो लोग ऋण लेने लगे। लगभग हर घर से सरकारी ऋण द्वारा एक एक भैंस ले ली गई। इस प्रकार रोजगार योजना का गांव को लाभ कम, हानि अत्यधिक होने लगी। फिर रोजगार योजना का कुप्रभाव। देखते ही देखते कुछ दिनों के अंदर नेहरू रोजगार योजना ने बड़े नहीं नहीं नहीं, विचित्र। आप एक मिनट रुकिए, आपने छोड़ दिया। ठीक है, लोग, वो शहरी युवा हर बार गांव आते, और अपने साथ के दो चार और युवाओं को शहर ले जाते, जो किसी न किसी काम पर लग जाते, और गांव वापस नहीं लौटते। नतीजा यह अच्छा, हुआ छोड़िए कि बोलना छोड़िए। लोहार लोहार मिस्त्री, खेतिहर मजदूर, हलवाई, हम्म, ये लोग जो काम करने वाले युवा थे, हम्म, ये सब के सब आगे पढ़िए। गांव के इन कार्यों की बजाय शहर में चौकीदारी करना। देखिए, गांव में हलवाई का काम करता था, हम्म, मजदूरी का काम करता था, और शहर में जाके क्या कर रहा है, चपरासी बन रहा है। चपरासी बनकर स्टूल पर बैठना। चपरासी का क्या हम्म, काम होता है, ऑफिस के बाहर स्टूल पर बैठे रहिए, हम्म, सड़क कूटना, सड़क पर मतलब सड़क बन रहा है तो वो करना, होटल में काम करना, ये सब ज्यादा अच्छा लगने लग गया, और अपना जो रोजी रोजगार था वो खराब लगने लग गया। शहरी युवाओं ने रोजगार योजना के अंतर्गत मिलने वाली ऋण सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई, तो लोग ऋण लेने लग गए। लगभग हर घर में, पढ़िए, सरकारी ऋण द्वारा एक एक भैंस ले ली गई। इस हाँ, प्रकार रोजगार योजना का गांव लाभ कम, हानि अत्यधिक होने हानि लगा। लगी। यहाँ से पढ़िए, अगला पैराग्राफ पढ़िए, रोजगार योजना का। प्रभाव। देखते ही देखते कुछ दिनों के अंदर नेहरू रोजगार योजना ने बड़े विचित्र व अनचाहे परिणाम दिखने लगे। जैसे हाँ। एक ही भैंस पर दो तीन बार ऋण लेना, स्कूल के लिए स्वीकृत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अनुदान राशि को लोग शराब बनाने लगे। टीवी पर दिखाए जाने वाले प्रणय दृश्यों का प्रभाव गांव की युवा पीढ़ी पर भी पड़ने लगा। कुल मिलाकर शहरी बुराइयां गांव में भी प्रवेश कर गई। शराब के सेवन से युवा समय से पहले ही बुढ़ाने लगे। क्षय जैसी बीमारियों ने उन्हें घेर लिया। कई युवा शहरों की ओर आकर्षित हो उधर की
मलायन करने लगे। पलायन, समझ में आया ये पूरा पैराग्राफ? जी। हाँ, आगे पढ़िए। मतलब दुष्प्रभाव आने लग गया, दारू पीने लग गया, शराब पीने लग गया, जो टीवी पर प्रणय दिखाने, प्रणय मतलब प्रेम जो दिखाया जाता है हीरो हीरोइन का, वो देख करके दुष्प्रभाव होने लग गया। ब्लैक बोर्ड के लिए जो स्कूल के लिए जो आता था, स्कूल में ब्लैक बोर्ड खरीदना है, उससे दारू शराब पीने लग गया। इससे लोग नया नया लड़का लोग बुढ़ाने लग गया समय से पहले। आगे पढ़िए, अब बुआ कैसे विरोध करती है, पढ़िए। बिच्छी बुआ द्वारा योजना का विरोध। गांव की दुर्दशा देख बिच्छी बुआ से रहा नहीं गया और वह एक दिन गांव के एक स्थान, जिसे हत्यारी शिला कहा जाता है, पर खड़े होकर अपनी गांव के ठेठ गांवारू कुमाऊनी भाषा में रोजगार योजना को कोसती रही। रोजगार योजना के साथ ही वह सिनेमा को भी कोसने लगी, जिसके कारण गांव में लड़कियां नए फैशनेबल अंधनग्न दिखने वाले परिधान पहनने लगी थी। अन्य शब्दों में कहे तो वह गांव में आए इस बुरे बदलाव के लिए शहर से आई रोजगार योजना को जिम्मेदार मान हर तरह से उसे योजना को कोसने लगी। आया समझ में? जी। आगे पढ़िए। शहरी युवा उस दिन गांव में ही थे। उन्होंने बिच्छी बुआ को उस हत्यारी शिला से, शिला मतलब क्या होता है? शिला मतलब पर्वत, मतलब पहाड़ होगा। हाँ हाँ हाँ, छोटा सा कुछ होगा। उन्होंने बिच्छी बुआ को उस हत्यारी शिला से नीचे उतारा और फूलों की माला पहना दी। 3-4 शहरी युवा भी बिच्छी बुआ के पास माला पहनकर यह कहकर बैठ गए कि जब तक सरकार खुद आकर बिच्छी बुआ से माफी नहीं मांगेगी, वे आमरण अनशन करेंगे। उनके जो साथी अनशन पर नहीं बैठे थे, वे दूसरे ही दिन जिला मुख्यालय जाकर जिलाधिकारी को साथ ले आए। जिलाधिकारी मतलब कलेक्टर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बिच्छी बुआ से कई प्रश्न पूछे तथा बिच्छी बुआ ने अपना पक्ष रखा। जिलाधिकारी अपने प्रश्न अंग्रेजी में पूछ रहे थे, जबकि बिच्छी बुआ अपनी बात, अपनी भावनाओं को ठेठ कुमाऊनी भाषा में व्यक्त कर रही थी। परिणाम यह था कि न तो बिच्छी बुआ को जिलाधिकारी की बात समझ पा रही थी और न ही जिलाधिकारी बिच्छी बुआ की बातों और उसमें छिपी भावनाओं को। मतलब ये कुमाऊनी भाषा में बता रही है और कलेक्टर साहब अंग्रेजी में पूछ रहे हैं। तो अब ना तो इसका बात उसको समझ में आ रहा है, ना उसका बात इसको, लेकिन दोनों आपस में बात कर रहे हैं। सोचिए, अब बिच्छी बुआ न जब भी भरकर गालियां दे दी, जी भरकर रो लिया, तो मूर्छित होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। जिलाधिकारी ने बिच्छी बुआ को संतरे का रस पिलाया और अपने साथ लाए एक डॉक्टर से परीक्षण के बाद ससम्मान उसके घर भेजकर शीघ्र ही उसकी समस्याओं को लेकर एक श्वेत पत्र जारी करने का आश्वासन दे दिया। शहरी युवा बिच्छी बुआ की जय के नारे लगाते हुए जिला प्रशासन के साथ ही वापस शहर चले गए। बिच्छी बुआ पर श्वेत पत्र तैयार करने के लिए पहाड़ी विकास मंत्रालय ने करोड़ों रुपए का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट स्वीकार कर लिया। देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार होता है, किस दिखाया गया है इसमें कहानी में कि किस प्रकार से लोग लूटते हैं और लूटने के लिए प्लानिंग बनाते हैं। एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट स्वीकार लिया है, जिस पर तीव्र गति से कार्य चल रहा है और ये करोड़ों रुपया का प्रोजेक्ट है। लेकिन गांव में अभी भी शराब बनती है। गांव के युवा अभी भी शहर जा रहे हैं। शहरी युवा अब गांव तो नहीं आते, लेकिन वहीं शहर में जिला प्रशासन को श्वेत पत्र तैयार करने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से बिच्छी बुआ कहानी का उद्देश्य हमारी सात्विकता के प्रतीक समझे जाने वाले गांवों में
शहरों से आती बुराई को दर्शाना है। शहर से जो आता है, देखिएगा आजकल गांव से जाता है शहर में काम करने, और शहर में जाकर के गांजा भांग, हाँ, दारू ताड़ी हड़िया सब पीने लग जाता है, सिगरेट बीड़ी खैनी और ज्यादा खाने लग जाता है। तो इस कहानी के साथ, कहानी की जो मुख्य पात्र है बिच्छी बुआ, के माध्यम से यह शिक्षा देना भी है कि जीवन में किताबी शिक्षा के अलावा जीवन के अनुभव की शिक्षा भी बहुत मायने रखती है। अब इस जो चैप्टर में आए हैं कुछ शब्द जो देशज, देशज शब्द मतलब जो अपने देश का है, अपनी माटी का शब्द है, जैसे सौर फटक, दूसरा है गंवारों, घरोटे, मिंसार, घाघरा, गोठ, मुंडेर, भगनौले, खासी, उसक, ठसक, चांचली, न्योली, नराई, भदाली, पनापी, गुबरैलो, डोंको, नौनी, ठोकदार, गरियाने, गुसाई। अब अंग्रेजी में क्या सब शब्द आया है और उसका अनुवाद किया गया है। प्राइमरी, उसका अर्थ होता है प्राथमिक विद्यालय। कॉन्वेंट मतलब अंग्रेजी विद्यालय। टिपिकल मतलब उलझी हुई, कठिन। फ्रॉक मतलब लड़कियों का एक परिधान, परिधान मतलब ड्रेस। सब्सिडी का होता है अनुदान। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मतलब और आंदोलन श्यामपट, ब्लैक बोर्ड हुआ, श्यामपट मतलब ब्लैक बोर्ड। टेलीविजन का दूरदर्शन, डॉक्टर का चिकित्सक, और प्रोजेक्ट का परियोजना। अब इसमें कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो पहला जो प्रश्न है वो क्या है, पाठ में सौर फटक का नाम बदलकर क्या रखा गया, फाटक, सराफत, शहराबाद या शहर फाटक। फाटक। शहर शहर फाटक। फाटक, शहर फाटक। हाँ, पहला। बिच्छी बुआ कहानी के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल, मिथिलेश कुमारी, डॉक्टर विद्रोही। वटरोही, ठीक है। शोर फटक किस भाषा का शब्द है, कुमाऊनी, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी। कुमाऊनी। गांव का नाम शौर फाटक से शहर फाटक कब पड़ा, तो रोजगार योजना के आने के पहले या उसके बाद, या जिलाधिकारी के, या बिच्छी बुआ के अनशन पर बैठने के बाद। जिलाधिकारी के आने के बाद। अच्छा, बिच्छी बुआ किस भाषा में अपनी बात रख रही थी, अंग्रेजी, उर्दू, कुमाऊनी या हिंदी में। कुमाऊनी। बिच्छी बुआ की उम्र कितनी थी, 32, 40, 35, 30। 35। सौर फटक का अर्थ क्या है, शहर का फाटक, ससुर, ससुर की कूद, इनमें से कोई नहीं। शहर का फाटक। नहीं, शहर का फाटक तो हो गया हिंदी में, लेकिन जो सौर फाटक था ना, सौर का, शोर का हो गया ससुर, हाँ, फाटक माने कूद। चलिए अब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। अगला चैप्टर जो है वो अनुवाद है, ठीक है। और अनुवाद जो है क्या है, अनुवाद का मतलब क्या होता है अंकित, अंकित, यस सर। अनुवाद का मतलब। कहानी हो गया, ऐसे कहानी पसंद। नहीं, अनुवाद का मतलब होता है ट्रांसलेशन। अच्छा, अनुवाद जैसे, करना, सॉरी। हाँ, जैसे राम जाता है, राम गोज, ये हिंदी में शब्द है, वाक्य है, राम जाता है, उसको हमने अंग्रेजी में अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया, राम गोज, ठीक है। तो इसको पढ़िए। अनुवाद के प्रसंग में यह जानना जरूरी है कि अनुवाद में कम से कम दो भाषाएं होती हैं। एक भाषा कही गई बात और दूसरी भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा से जो प्रस्तुत करना ही अनुवाद है। इन दो भाषाओं में एक स्रोत भाषा होती है, दूसरी लक्ष्य भाषा। स्रोत वह भाषा है जिसमें कही गई बात का दूसरी भाषा से अनुवाद करना है। इसी प्रकार लक्ष्य वह भाषा है जिससे स्रोत भाषा की सामग्री का अनुवाद किया जाता है। मान लीजिए हिंदी भाषा में लिखी किसी कविता कहानी का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया है तो हिंदी स्रोत भाषा होगी और अंग्रेजी लक्ष्य भाषा। इसी प्रकार यदि अंग्रेजी भाषा से हिंदी में अनुवाद किया जाए तो अंग्रेजी
भाषा और हिंदी लक्ष्य भाषा कहलाएगी। ठीक है, आगे पढ़िए। अनुवाद में दो शब्द हैं, अनु प्लस वाद। अनु का अर्थ है पीछे और वाद धातु से बना वाद, जिसका अर्थ है कथन, विचार, निवास, भाषण आदि। अतः अनुवाद का मूल अर्थ पुनः कथन या किसी के होने के बाद। हिंदी के अनुसार अनुवाद का अर्थ पहले कहे गए अर्थ को फिर से कहना। अंग्रेजी में अनुवाद के लिए ट्रांसलेशन शब्द का प्रयोग होता है। ट्रांसलेशन में भी दो शब्द है, ट्रांस प्लस लेसन। ट्रांस का अर्थ है पार और लेसन का अर्थ है जाने की क्रिया। अतः ट्रांसलेशन का अर्थ है एक भाषा से भाषा तक ले जाना, अर्थात अनुवाद का अर्थ है एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में ज्यों की त्यों कहना। अनुवाद शब्द का मूल अर्थ है व्युत्पत्ति मूलक अर्थ है, व्युत्पत्ति मूलक। व्युत्पत्ति मूलक ना। हाँ, व्युत्पत्ति मूलक। व्युत्पत्ति मूलक अर्थ है पुनर्कथन, एक बार कही हुई बात को दूसरे बार कहना। इसमें अर्थ का पुनरावृत्ति होती है, शब्द लिखी नहीं। इस प्रकार अनुवाद का अर्थ है एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा से में इस प्रकार कहना कि वह बात दूसरी भाषा में समग्रतः प्रस्तुत हो सके। एक अंग्रेज समालोचक न्यूयॉर्क के शब्दों में अनुवाद एक शिल्प है जिसमें एक भाषा में लिखित संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा में उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाता है। तो भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वान, पाश्चात्य मतलब जो अंग्रेज लोग हैं या बाहर के जो लोग हैं, उन्होंने जो परिभाषा दी है, एच स्मिथ के अनुसार अर्थ को बनाए रखते हुए अन्य भाषा में अंतरण करना अनुवाद है। ठीक है। अज्ञेय जी के अनुसार हमारे विचारों तथा तात्पर्य को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना ही अनुवाद है। शब्दकोश के अनुसार स्रोत भाषा के विचारों को लक्ष्य भाषा में रूपांतरित करना ही अनुवाद है। न्यूमार्क के अनुसार अनुवाद एक शिल्प है जिसमें एक भाषा में लिखित संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा में उसी स्थान को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाता है। तो हिंदी में स्रोत भाषा की किसी भी प्रकार की पाठ सामग्री को लक्ष्य भाषा में समग्रतः प्रस्तुत करना अनुवाद कहलाता है। और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि किसी अन्य भाषा के साहित्य में अपनी भाषा के साहित्य को समृद्ध एवं विकसित करना। कहने का मतलब कि मान लीजिए संस्कृत में अगर कुछ लिखा हुआ है और उसका, या हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, हिंदी में कोई कहानी है और उसका अनुवाद अगर अंग्रेजी में हो जाए तो हिंदी वाले ही पहले पढ़ रहे थे, परंतु अंग्रेजी में जब अनुवाद हो जाएगा तो अंग्रेजी वाले जो पढ़ने वाले हैं वो भी पढ़ पाएंगे। आ रहा समझ में? बहुत सारा आप देखते नहीं है रीमेक। हेलो अंकित, जी सर माइक बंद था। जैसे कि बहुत सारा सिनेमा होता है, जैसे गजनी सिनेमा है, वो साउथ में बना, वहाँ सुपर हिट हुआ। अब इधर भी बनाया हिंदी में तो इधर भी सुपर हिट हुआ। तो उधर का जो अच्छाई वाला चीज था हम लोग भी जान पाए। तो एक तरह से क्या हुआ, अनुवाद ही तो था। उसी डायरेक्टर ने बनाया दूसरे एक्टर को लेकर, लेकिन वही कहानी, सेम स्टोरी, सेम डायरेक्टर, सेम सब कुछ, सिर्फ एक्टर अलग था। तो एक तरह से अनुवाद ही तो है। ठीक है। अब देखिए क्या है, कैटफोर्ड के अनुसार एक भाषा की पाठ सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ सामग्री में प्रतिस्थापित करना ही अनुवाद है। नायडा और टेलर के अनुसार मूल भाषा के संदेश के समतुल्य संदेश को लक्ष्य अपनी भाषा में प्रस्तुत करने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप पढ़िए तो इस प्रकार से विविध परिभाषाओं के
बाद अनुवाद शब्द की सर्वमान्य परिभाषा एक प्रकार हो सकती है, एक भाषा में व्यक्त विचारों का यथासंभव सम्मान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में मूल तथ्य की आत्मा की रक्षा करते हुए व्यक्त करने का प्रयास ही अनुवाद कहलाता है। अनुवाद के उद्देश्य को पढ़िए तो अंकित। अनुवाद का सामान्यतः निम्नलिखित विशेषताएं। एक अच्छे अनुवाद में अभिव्यक्ति सुबोध काजल तथा प्रवाहमय होती है। एक उत्तम कोटि के अनुवाद में स्रोत भाषा से की गई अभिव्यक्ति लक्ष्य भाषा में ज्यों की त्यों आ जाती है। मूल रचना की शैली सुरक्षित रहना चाहिए। भाषा के सौंदर्य का निर्वाह करते हुए ही अनुवाद सामग्री के लिए विचार और भावों को सुरक्षित रखना उचित है। अनुवाद यांत्रिक व निर्जन न रखते हुए प्रवाहमय तथा सजीव रहना चाहिए। अच्छे अनुवाद समझने की योग्यता अच्छे अनुवाद में प्रामाणिकता के साथ के लिए शाब्दिक तथा वास्तविक परिशुद्धता भी होना आवश्यक है। ठीक है। अनुवाद का महत्व एवं विशेषता ये आज संसार में हजारों बोलियां तथा भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। विश्व की इन सभी भाषाओं के मध्य रचनात्मक, विचारात्मक और कार्यात्मक, देखिए सीधा बात समझिए, इस चैप्टर में कुछ नहीं समझ में आएगा ना तो इतना जरूर लिख दीजिएगा कि अनुवाद, जैसे मान लीजिए काबुली वाला एक स्टोरी है, रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब मान लीजिए वो अगर बंगाली में लिखा गया होगा तो मुझे बंगाली का जो लिपि है मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे लिखना नहीं आता है, परंतु अगर उसका अनुवाद हिंदी में हो गया तो मैं पढ़ सकता हूँ। तो उससे क्या हुआ कि उधर के जो राइटर है, मान लीजिए कोई संस्कृत में, कोई उड़िया में, किसी ने रशियन में, किसी ने चाइनीज में लिखा हुआ है, और अगर हम उसकी अनुवाद जो जो लिखा हुआ है उसका अनुवाद किया हुआ अगर हम चीज पढ़ते हैं तो हमें हमारा ज्ञान और भी बढ़ेगा और हम नई चीजों को भी जान पाएंगे। इतना बात को आप घुमा फिरा के लिख दीजिएगा एग्जाम में। तो आज संसार में हजारों बोली बोला जाता है और सभी भाषाओं के मध्य रचनात्मक, विचारात्मक और कार्यात्मक सामंजस्य स्थापित करने के लिए अनुवाद ही एक सशक्त माध्यम है। क्योंकि आप देखिएगा जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन मीटिंग करते हैं अपने मोदी साहब के साथ, तो मोदी जी इंग्लिश में बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं, परंतु जो उधर का है आदमी, जो मतलब उधर भी एक ट्रांसलेटर रहता है, समझ रहे हैं ना आप, अनुवादक रहता है, वो रशियन में बोलेंगे उसको ट्रांसलेट करके तुरंत मोदी को बताएगा। उसी तरह से चाइना में चाइनीज लैंग्वेज में अगर कोई बोल रहा है शी जिनपिंग और मोदी जी के साथ मीटिंग हो रहा है तो चाइनीज लैंग्वेज का एक ट्रांसलेटर रहेगा फ्रॉम चाइनीज टू इंग्लिश। क्योंकि विश्व में सभी भाषाओं को समझना संभव नहीं है, अतः ज्ञान विस्तार के लिए भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान को प्राप्त करने में अनुवाद ही एक सर्व प्रमुख भूमिका का निर्वाह करता है। अनुवाद के महत्व को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जाता है, पढ़िए अंकित। नंबर 1, एक अच्छे अनुवाद तो पढ़ लिए सर। भाषाई विविधता में एकता स्थापित करना, ये पढ़े आप? भाषाई विविधता में एकता स्थापित करना। अनुवाद के द्वारा भाषाई विविधता को एक सूत्र में बांधा जा सकता है। प्रत्येक भाषा अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से जुड़ी होती है। अनुवाद के द्वारा संदर्भों को जाना जा सकता है। अनुवाद के माध्यम से विभिन्न भाषा भाषी समुदायों में संवाद व संपर्क स्थापित किया जा सकता है। व्यापार, व्यवसाय महत्व। आज वैश्वीकरण के दौर में विभिन्न भाषा भाषी समूहों के बीच व्यापार होता है।
अनेक उत्पादों के लेबल तथा विज्ञापन अनेक भाषाओं में देखने को मिलते हैं। इन्हें समझने के लिए अनुवाद भी एक सशक्त माध्यम है। इस प्रकार अनुवाद को व्यापार व्यवसाय जगत में भी महत्व मिलने लगा है। और विभिन्न भाषाओं की जानकारी, अनुवाद के कारण हमें विभिन्न भाषाओं की जानकारी आसान भाषाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है। प्रशासन। प्रशासन तथा शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व प्रॉपर प्रशासन तथा शिक्षा के क्षेत्र में महत्व। आज शासन प्रशासन तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी अनुवाद का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रयास में जानकारियों को अनुवाद के माध्यम से जाना जा सकता है। निष्कर्ष स्वरूप कहें तो आज भाषा क्षेत्र अनुवाद का महत्व बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर द्विभाषा या त्रिभाषा का फॉर्मूला इसी बात को प्रमाणित करता है। सूचना एवं तकनीकी के क्षेत्र में महत्व। अन्य क्षेत्रों के साथ ही सूचना एवं तकनीकी के युग में अनुवाद की भूमिका महत्वपूर्ण है। वर्तमान में सूचना का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जबकि सूचनाएं विभिन्न क्षेत्रों से तथा विभिन्न भाषाओं से संबंधित होती हैं। इन्हें सभी के लिए सुलभ तथा संप्रेषणीय बनाने के लिए अनुवाद ही एकमात्र सर्व प्रमुख माध्यम है। अब देखिए, इसमें कुछ कुछ चीज दिया है, इसको आप स्वतः भी अध्याय से पढ़ सकते हैं, या अभी आपको पढ़ना है या इसको खुद पढ़ लीजिए। क्या करना है, बोलिए। पढ़ना है तो पढ़िए, शुरू कीजिए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अनुवाद अच्छा, एक मिनट, पढ़ाई समझ में आ रहा है कि नहीं अंकित? जी सर। मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है पढ़ने में? हाँ हाँ सर, नहीं लगेगा तो हम खुद पूछ लेंगे आपसे जो डाउट होगा। हाँ, तो आप पढ़िए, आगे पढ़िए। अनुवाद के प्रकार। हिंदी में प्रक्रिया के आधार पर अनुवाद के विविध भेद किए जाते हैं। विद्वानों ने अनुवाद के वर्गीकरण के अनेक आधार माने हैं। इसी प्रकार प्रकृति के आधार पर मूल निष्ठ तथा मूल मुक्त अनुवादों की बात की अनेक विद्वानों ने की है। निष्कर्ष रूप में अनुवाद के शब्दानुवाद, भावानुवाद, सारानुवाद, छायानुवाद, आंसू अनुवाद, टीकानुवाद आदि प्रकार किए जाते हैं, जो इस प्रकार है। शब्द अनुवाद। शाब्दिक अनुवाद। शाब्दिक अनुवाद का तात्पर्य यह नहीं है कि शब्दकोश रखकर एक भाषा के शब्द स्थान पर दूसरी भाषा का शब्द प्रयोग करके वो रख देना, बल्कि स्रोत भाषा के व्याकरणिक रूप से स्थान पर दूसरी लक्ष्य भाषा के व्याकरणिक रूप को भी रख देना शाब्दिक अनुवाद है। इसके लिए उचित शब्द भाषा का निर्माण और सूचना करती है। उदाहरण अंग्रेजी का प्रेशर शब्द है, इसका हिंदी में अनुवाद रिपीट भी है, साफ भी है, किंतु बोधगम्यता की दृष्टि से प्रेशर का सही अनुवाद साफ शब्द ही उपयुक्त होगा। किंतु शाब्दिक अनुवाद से कभी कभी हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे ब्लाइंड की अंधी गली, बंद गली, जीवन का पट्टा, जीवन। कुछ शब्दों के अनुवाद कालांतर में निश्चित हैं। इंजन, धुआंकस, इंजन, मेंबर, समय, आप सदस्य। बोलिएगा कि आप बोलिएगा मिस्त्री को। आप बाइक चलाते हैं ना? हाँ सर। तो मान लीजिए बाइक में अगर इंजन में कुछ गड़बड़ी हो गया, तो मिस्त्री को जाके बोलिएगा कि मिस्त्री जी, ये धुआंकस में कुछ गड़बड़ी है, इसको जरा ठीक कर दीजिए। तो मिस्त्री समझेगा आपका बात? नहीं सर, परेशान है। बोलेगा एक धुआंकस तो गाड़ी में होता ही नहीं है, तुम क्या बता रहे हो धुआंकस? नया चीज बता रहे हो तुम।
तब बोलेगा इंजन में गए, तो क्या अंग्रेजी समझता है वो? हाँ, इंजन जो है ना अंग्रेजी शब्द है। अब बोलेगा कि भैया थोड़ा धुआं कस ठीक कर दीजिए, तो बताइए क्या वो ठीक करेगा? चलिए आगे पढ़िए। डिबेट, वाद विवाद, कॉमेडी, तूफान, तर्जन, तहरीर। शब्दानुवाद की एक निश्चित सीमा होती है। यह सभी प्रकार के विषयों का अनुवाद करने की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि इसमें अनुवाद बोधगम्य नहीं होता है। रचनात्मक साहित्य का अनुवाद इस पद्धति से नहीं किया जा सकता, अतः यह अनुवाद यांत्रिक होता है। इसमें जीवंतता नहीं रहती है, क्योंकि इसमें लक्ष्य भाषा को प्रकृति की अनदेखी की जाती है, अतः इसकी स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है। आगे पढ़िए, अभी को पढ़ना है, पढ़िए। भावानुवाद। शब्द तो केवल, रुकिए मैं पढ़ दो। शब्द तो केवल भावों के वाहक होते हैं, वह किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष का भाव व्यक्त करने के लिए प्रतीक या चिन्ह है। ऐसी स्थिति में अनुवाद करते समय उस शब्द से अधिक उसके भाव पर ध्यान रखना चाहिए। भावानुवाद करते समय चतुर और सुयोग्य अनुवादक दूसरी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में जो रूप प्रदान करता है, उससे लक्ष्य भाषा में निखार आ जाता है और अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ जाती है। अंग्रेजी में जो चार्ज है, CHARG, चार्ज शब्द का हिंदी में कई शब्दों एवं अर्थों में अनुवाद किया जा सकता है। जैसे भार, अब देखिए चार्ज, चार्ज होता है जैसे मान लीजिए बैटरी चार्ज हो रहा है, मोबाइल चार्ज हो रहा है, ये हो गया। अब एक और होता है कि CM इंचार्ज, ठीक है, कलेक्टर इंचार्ज, ऑफिसर इंचार्ज, यहाँ भी उपयोग होता है अंग्रेजी में। एक और प्रयोग क्या होता है कि आप चार्ज मतलब आप मान लीजिए तरोताजा, कुछ सो के उठ गए, चार्ज होके उठ गए, ऐसा बोलता है ना अंकित? जी सर। बोला जाता है। उसी प्रकार से किसी को, जैसे मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं, यहाँ से आपका ट्रांसफर हो गया कहीं पर, तो कहा जाएगा कि आप अपना चार्ज हैंड ओवर कर दीजिए। तो ये सब अलग अलग प्रयोग है, ये आप पढ़िए तो समझिएगा। तो भावानुवाद के कारण ही जब कोई नया शब्द पद मूल भाषा से या स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में आता है, तो समय समय पर उसके रूप बदलते रहते हैं। जैसे अंग्रेजी का एक पद है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, इसका अनुवाद क्या होगा? ऑफिसर इन स्पेशल ड्यूटी, ठीक है, ये है बात है। तो ये तो आप भी समझ जा रहे हैं। अब आप कहीं को कोई कहेगा कर्तव्यारूढ़ अधिकारी, तो आप क्या समझिएगा? अंकित, जी सर। ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बोलेगा तो आप देखे है ना, ऐसा गाड़ी में लिखे रहता है बहुत जगह, गाड़ी में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। लेकिन अगर ऐसा लिखा रहे कर्तव्यारूढ़ अधिकारी, तो आप समझ पाइएगा कुछ? ये क्या क्या लिखा हुआ है, ये कुछ मतलब है नहीं। उसके ऊपर हो सकता है आदमी ढेला भी फेंक देगा, वो समझेगा ऐसे ही है। लेकिन अगर लिखा ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, तो गाड़ी देख के ये आदमी डर जाएगा। पर जब ये अटपटे लगने लगे तो शब्दानुवाद के स्थान पर भावानुवाद किया गया। जैसे अब लिखा गया वहां पर में विशेष कार्य अधिकारी। अब देखिए एक वर्ड है ब्लैक, ब्लैक का अर्थ क्या होता है? काला। लेकिन ब्लैक मार्केट, अब देखिए ब्लैक का मतलब काला, लेकिन यहाँ ब्लैक मार्केट में क्या बोले? चोर बाजार। ब्लैक मार्केटिंग में टिकट बिकता है ना सिनेमा का, जी। तो अलग अलग अर्थ देखिए। ब्लैक बोर्ड मतलब श्याम पट, ब्लैक मार्केट मतलब चोर बाजार, और ब्लैक आउट मतलब अंधेरा। तो उसी तरह से कुछ और देखिए, ऐसा है कि प्रेशस स्टोन, कीमती पत्थर, लेकिन उसका मतलब हो जाएगा जवाहरात, ठीक है। ऑयल सीड्स मतलब तेल का बीज, जैसे सरसों क्या है, एक सरसों का तेल होता है और एक सरसों जो सब्जी में डाला जाता है, ऐसे ही कच्चा सरसों, तो क्या होता है? बीज होता है वो सरसों का, उसी से तेल निकलता है, तिलहन।
हाउस ब्रेकर मकान तोड़ने वाला, सेंध लगाने वाला। अब सी का अनुवाद पढ़िए तो इसको आज खत्म कर लेंगे, ज्यादा है नहीं, ठीक है, कोशिश करेंगे खत्म करने का। पढ़िए फटाफट, जो स्पीड में पढ़िए। टीका अनुवाद भारत में प्राचीन काल से ही प्रचलित है। मूल रचना की टीका जैसे गीता की टीका, रामायण की टीका आदि। टीका का प्रयोग भाष्य भी है, जैसे गीता भाष्य। अनुवाद के कार्य अत्यंत कठिन है। मूल रचना को की विषय वस्तु को सुरक्षित रखना अनुवाद का कर्तव्य है। उसे दोनों भाषाओं में समुचित जानकारी होनी चाहिए। दोनों की संस्कृति, इतिहास, परंपरा, मुहावरे, लोकोक्तियां सभी का ज्ञान के लिए जरूरी है। तभी वह सही अनुवाद कर सकता है। यही कारण है कि कहा गया है, अगर सुंदर है तो सत्य हो, भला नहीं हो सकता। के जी के अनुसार समस्त अभिव्यक्ति के अनुवाद है, क्योंकि वह अपनी भाषा में प्रस्तुत रहती है। ऐसी स्थिति में अनुवाद किसी व्यक्ति का साहसिक अनुष्ठान ही कहा जाएगा। छायानुवाद जब स्रोत भाषा के पाठ के मूल भाव को लेकर लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुरूप तथा उसकी सामाजिक सांस्कृतिक बनावट के अनुरूप जो अनुवाद किया जाता है उसे छाया अनुवाद कहते हैं। इसके संबंध में भोलानाथ तिवारी ने लिखा है कि छाया अनुवाद ऐसे अनुवाद को कहा जाना चाहिए जो शब्दानुवाद की तरह मूल के शब्दों का अनुसरण न करें। सारा अनुवाद में मूल पाठ के सारांश का अनुवाद किया जाता है। शासकीय रिपोर्टों और समाचारों का प्रायः सारा अनुवाद ही किया जाता है। इसमें मूल पाठ के आवश्यक तथा महत्वपूर्ण अंशों का चयन कर पूरे पाठ का सार निकालकर मात्र उसी लक्ष्य भाषा में अनुवाद किया जाता है। आशु अनुवाद जब दो भिन्न भाषा भाषी जो कि एक दूसरे की भाषा को नहीं जानते हैं तब उनके मध्य के वार्तालाप को एक तीसरा व्यक्ति जो कि दोनों भाषाओं का जानकार होता है मध्यस्थ के रूप में करता है और उनकी बातचीत को संभव बनाता है। ऐसे अनुवाद को कहते हैं आशा अनुवाद। अनुवादक अनुवाद करने वाले को अनुवादक कहते हैं। इसे अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेटर भी कहा जाता है। अनुवादक स्रोत भाषा की सामग्री को लक्ष्य भाषा में पुनः प्रस्तुत करता है। ऐसा करते समय उसे अत्यंत सावधानी बरतनी आवश्यक होती है। एक श्रेष्ठ अनुवादक को अनुवाद करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, प्रत्येक भाषा की अपनी विशेष संरचना होती है। ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि श्रेष्ठ अनुवादक के क्या क्या गुण हैं। पहला है, प्रत्येक भाषा की अपनी विशेष संरचना होती है, अर्थात प्रत्येक भाषा की वाक्य संरचना में अंतर होता है जिसका ज्ञान अनुवादक को होना चाहिए। जैसे हिंदी में वाक्य रचना का क्रम कर्ता प्लस कर प्लस क्रिया। अनुवादक के लिए संरचना के उपयोग व परिवेश का ज्ञान भी आवश्यक है। अनुवादक को दोनों भाषाओं के व्याकरण की भी जानकारी होनी चाहिए। मुहावरेदार भाषा के प्रयोग से अनुवाद में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। अनुवादक में स्रोत भाषा से संबंधित संदर्भों को भी पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। अनुवादक को दोनों भाषाओं की पूरी तरह समझने के बाद ही अनुवाद करना चाहिए। अनुवादक को दिए गए पाठ की सांस्कृतिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी परिचित होना चाहिए और अनुवादक को स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा दोनों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अब कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है उसको हम लोग कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, स्रोत भाषा किसे कहते हैं? अंकित जी सर। अब बताइए, स्रोत भाषा किसे किसे कहते हैं? स्रोत भाषा कथित भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद को कहते हैं। लक्ष्य भाषा से क्या तात्पर्य? वह भाषा जो कथित भाषा में को कहती है, वह भाषा जिसमें अनुवाद होता है, वह भाषा जो औपचारिक होता है या जो वैज्ञानिक होता है, कौन सा होता है बोलिए? वह भाषा जिससे अनुवाद होता है, हम्म, इसमें अनुवाद का 2 नंबर। ठीक है, ठीक है। अर्थ को बनाए रखते हुए अन्य भाषा में अंतरण करना अनुवाद है, यह वाक्य किसने कहा?
टेलर के न्यूमार्क एच स्मिथ ने, किसने कहा है? न्यूमार्क 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 हम्म, न्यूमार्क। एक मिनट। हाँ नहीं, ये एच एच स्मिथ दिया हुआ है। तीसरा का आंसर क्या है देखिए तो, तीसरा का चौथा है, मेरे को नहीं दिख रहा सर। एच स्मिथ है। अर्थ को बनाए रखते हुए अन्य भाषा के अंतरण में नियंत्रण करना अनुवाद है। यह वाक्य किसने कहा? यह वाक्य कहा है एच स्मिथ ने। अनुवाद का शाब्दिक अर्थ होता है किसी के कहने के बाद कहना, किसी के कहने को स्वयं कहना, किसी कथन की पुनरावृत्ति करना, किसी कथन का भाव व्यक्त करना। चौथा का क्या होगा? चौथा का पहला होगा, पहला ये है किसी के कहने के बाद कहना। अनुवाद में कितनी बातों का ध्यान रखना चाहिए? 2, 3, 4, 6? 2। दूसरी 4 था, 4। शब्दावली, भावावली, ये सब था ना। अनुवाद में कितनी बातों का ध्यान रखना चाहिए? अनुवाद में 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जी। दो। हाँ, फिर अगला प्रश्न है, अनुवाद करने वाले को क्या कहते हैं? संपादक, लेखक, अनुवादक, तीनों तीनों नहीं। अनुवादक। अनुवादक। अनुवाद एक क्या है? शास्त्र है, कला है, और माने दोनों है या क्या है? दोनों नहीं है, दोनों। दोनों है, कला भी है, शास्त्र भी है। जिस अनुवाद में मूल पाठ के सारांश का अनुवाद हो उसे कौन सा अनुवाद कहते हैं? आशु अनुवाद, छायानुवाद, भावानुवाद, सारानुवाद। आशु अनुवाद कहते हैं, सॉरी 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 सॉरी, सारानुवाद कहते हैं। अनुवाद कार्य सामान्यतः कम से कम डैश भाषाओं के बीच होने वाला व्यापार है। 1, 2, 3, 4, 2। तो इस प्रकार से यह चैप्टर खत्म हो गया, अनुवाद चैप्टर। अगला चैप्टर रहेगा हिंदी की संपदा। अच्छा, कल क्लास होगा क्या अंकित? आप जैसा बोलिए। करिए कल क्लास मॉर्निंग आवर में कर लें। मॉर्निंग में